हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजन आई क्लासेस। जैसे कि अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था वीडियो में, मैंने बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद बताया था और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। जल्दी जाके देखो जिसने नहीं देखा, और जिसने देख लिया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट में बताना रिएक्शन। अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। अब पार्ट 2 बना रहा हूँ वीडियो। तो पार्ट 1 में आपने देखा होगा मैंने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे बात शुरू किया था, मैंने पंचमहाभूत बताए थे आपको। पंचमहाभूत को फिर मैंने बताया था, धातु बताया था। फिर मैंने जैसे कहा था कि पंचमहाभूत से सब कुछ बना है, लिविंग बना है, नॉन लिविंग बना है। तो फिर मैंने बताया था धातु में कैसे कैसे पंचमहाभूत से मिलकर वो पर्टिकुलर धातु बना है, मैंने आपको बताया था। फिर हमने देखा था दोष देखा था, शरीर देखा था, शरीर देखा था, अग्नि देखा था, और मैं प्रकृति देखा था थोड़ा बहुत। कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग से ही हमारी प्रकृति होता है, जैसे कि स्पर्म और वो ओम फ्यूज होके उससे जो भी माता का प्रकृति है, पिता का प्रकृति, वो मिलकर संयोग होके आपका हमारा प्रकृति बनता है। और ये प्रकृति लिविंग से लेके डेथ तक क्या रहता है, सेम रहता है। इसे मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रो दिया था। और मैंने उस फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जो धातु होता है, जो शरीर को धारण एवं पोषण करे, वो धातु था। उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो केवल धारण करे तो भी धातु है, ठीक है। वो मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला था, उसमें मैंने बताया था। अब बताऊंगा सेकंड पार्ट में वो मैंने किस कंटेक्स्ट में कहा था। तो बताने से पहले मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा त्रिदोष को लेके। त्रिदोष पढ़ा होगा आपने, वात पित्त कफ पढ़ा है। क्या होता है वात पित्त कफ? बेसिक कंपोजिशन होता है हमारी बॉडी का, अकॉर्डिंग टू आचार्य। बहुत सारे आचार्य ये बोलते हैं कि वात पित्त पूरे शरीर में होता है, संपूर्ण शरीर में होता है। तो मैंने क्यों बताया था धातु में कि दोष केवल धारण करे। अब देखो, जैसे हमारा क्या था त्रिदोष। तो त्रिदोष में क्या था हमारा? त्रिदोष में क्या था? वात था, पित्त होता है, वात पित्त, और तीसरा कफ, ये होता है। अब ये दोष कब बनेंगे? नहीं क्या बोला? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, दोष का ये दोष कब बनता है? देखिए, दोष बनने से पहले मैं एक बात आता हूँ। अगर ये साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था ये बैलेंस स्टेट में है, ठीक है। बैलेंस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। देखो, बैलेंस स्टेट का क्या मतलब है? बैलेंस स्टेट का क्या मतलब है? बैलेंस स्टेट का क्या मतलब है? बैलेंस स्टेट का मतलब ये सारे, ये तीनों, मतलब आपका वात, पित्त और आपका कफ, ये तीनों अपना फंक्शन क्या कर रहे हो? प्रॉपर्ली कर रहे हो, ठीक है। तो वो है आपका बैलेंस स्टेट में है। जैसे बात पित्त को लेके जा रहा है, कफ को लेके जा रहा है, प्रॉपर है। लेकिन अगर तभी जाके हम कह सकते हैं बैलेंस स्टेट में है, बैलेंस स्टेट में अपना फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो वो क्या करेगा? आपके बॉडी को, या जिसे बोलते हैं हम आयुर्वेदा में, शरीर को क्या कर रहा है? शरीर में विद्यमान है ये वातृ कफ, शरीर में विद्यमान है। अब शरीर में विद्यमान अगर है ये वातृ कफ, तीनों शरीर में विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि ये वातृ कफ शरीर को धारण कर रहे हैं। इसीलिए हम इन वात, पित्त और कफ को क्या बोल सकते हैं? धातु भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि आपका जो वात, पित्त और आपके जो कफ है, शरीर को धारण कर रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे? धातु की संज्ञा देते हो। तो भी कब दोगे? जब ये त्रिदोष साम्यावस्था में हो। साम्यावस्था जैसे आप बैलेंस स्टेट में हो, तो उसे आप क्या बोलते हो? धातु बोलते हो, ठीक है। यही पॉइंट में वहां पे फर्स्ट पार्ट में बोला था कि जरूरी नहीं है कि धातु का मतलब धारण और पोषण करना ही है, धारण भी कर सकता है। क्योंकि त्रिदोष अगर बैलेंस स्टेट में है तो भी वो धारण करेंगे। यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मल। मल क्या होता है? मल जो हमारे शरीर से त्याज्य है, हम निकाल देते हैं, यानी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, उसे हम मल कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब मल की। तो मल क्या होता है? देखो, मल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल। तो दस्ता गिर गया था, माफ करें, ठीक है। तो मल, तो हम पढ़ेंगे मल क्या होता है। मल क्या होता है? मल मतलब जैसे हम बोलते हैं वेस्ट सब्सटेंस,
मल मतलब वेस्ट सब्सटेंस। मतलब आयुर्वेद आचार्यों ने हमारे शरीर में 3 मल बताए हैं। क्या बताएं? 3 मल बताए हैं। पहला क्या है? पहला मल क्या है आपका? श्वेत, मूत्र और पुरेश। क्या? पुरेश। देखो सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है? मूत्र, पुरेश, मूत्र, पुरेश और आपका श्वेत। आपका मूत्र क्या है? मूत्र बताओ कमेंट में, मूत्र क्या है? मूत्र मतलब यूरिन। क्या है आपका? यूरिन। मूत्र का क्या मतलब है? यूरिन। पुरेश का मतलब आपका स्टूल सैंपल। स्टूल क्या होता है? पता है आपका? स्टूल सैंपल जो होता है यूरिन। और श्वेत क्या होता है आपका? जब स्वेट निकलता है, जो सीबेशियस ग्लैंड होता है वो स्वेट निकलता है तो उसे श्वेत बोला गया है। तो श्वेत क्या है आपका? स्वेट, ठीक है? ये आपका स्वेट है, ठीक है? ये 3 आपके मल है। अब क्या है? ये मल, ये तीनों शरीर से बाहर निकलना चाहिए। क्यों बोलते हैं? हम टॉक्सिक सब्सटेंस शरीर से निकलेगा तो भी हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेद का लक्षण ही है हमें स्वस्थ रहना। आयुर्वेद बोलती है कि हमें अच्छे जीवन जीना है, ठीक है? बॉडी का स्वस्थ रखना है, तो हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से निकलना चाहिए। लेकिन हम क्या मल को धातु बोल सकते हैं? मैंने क्या बोला? मल को हम क्या धातु कह सकते हैं? धातु का बताओ, सोचो। मल को धातु कह सकते हैं? हाँ, लगभग कह सकते हैं धातु। कैसे? क्योंकि ये शरीर में बनता है, ये तीनों शरीर में रहता है। ये शरीर को धारण करता है, ऐसा बोलते हैं, धारण करते हैं। क्योंकि स्टूल पेट में रहता है, ठीक है? मूत्र हमारे यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, श्वेत हमारा रहता है। तो ये शरीर धारण करता है, शरीर इन तीनों को धारण करता है, तो इसलिए हम धातु कह सकते हैं। और इस साम्य अवस्था में है जो मल, दूषित नहीं है। मल दूषित नहीं है, मल भी दूषित होता है, मतलब यह दूषित चीज है, लेकिन क्योंकि शरीर में धारण कर रहा है इसलिए हम मल को धातु कह सकते हैं। हाँ, धातु कह सकते हैं। तो मल कैन बी धातु, मल कैन बी धातु, इसे हम धातु भी कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों मूत्र, कोई श्वेत शरीर को धारण करते हैं, तो इसे हम धातु भी कह सकते हैं। समझ में आया? तो थोड़ा सा मैंने मल के बारे में बता दिया आपको, ठीक है? कितने प्रकार के मल होते हैं वो बता दिया आपको। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर धातु के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था। अब तो हम प्रकृति को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं, प्रकृति को, ठीक है? डेप्थ में देखेंगे प्रकृति को, तो नोट डाउन कर लो। सो प्रकृति इज ऑल्सो नोन एज बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? प्रकृति इज ऑल्सो नोन एज बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रकृति को क्या हम कह सकते हैं? प्रकृति को बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल सकते हो? बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। और कहा जाता है कि बॉडी प्रकृति होता है वो जन्म से लेके मृत्यु तक एज इट इज रहता है, ठीक है? ये चेंज नहीं होता। कई बार लिखो इट डू नॉट चेंज, इट डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, प्रकृति कभी भी बदलता नहीं है। और कहा गया है 7 प्रकृति कहा गया है। क्या? टोटल 7 प्रकृति है, 7 प्रकृति। और उन हर प्रकृति का, उन हर प्रकृति पुरुष का गुण भी अलग अलग होगा। हम आगे के वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ मैं, प्रकृति छेड़ रहा हूँ टॉपिक। ये बुक में है टॉपिक, आप पढ़ोगे, ठीक है? पहला प्रकृति कौन सा हो जाएगा? एकज प्रकृति, फिर द्वंद्व प्रकृति, फिर त्रिदोष प्रकृति, ऐसे बोलते हैं सम प्रकृति। मिला के टोटल 7 प्रकृति बनते हैं, ठीक है? तो पहला है आपका एकज प्रकृति। अब एकज प्रकृति क्या होता है? आपने पढ़ा होगा वास्तविक कप, वैसे ही आपका। अब मैंने प्रकृति बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कैसे बनता है, ध्यान रखना। क्योंकि अब माँ से आता है आपका क्या? आर्तव आता है, यहाँ तो शुक्र आता है। आर्तव और शुक्र का जब संयोग होता है, आर्तव क्या है? ओवम, शुक्र क्या है? स्पर्म, दोनों जब वो होता है, संयोग होता है, तो आपका क्या बनता है? आपका वो बनता है
क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो फिर अगर जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा फिर हम बनेंगे। तो बेसिकली वहाँ पे ही प्रकृति का निर्माण हो गया होता है। इसे बोलते हैं ना, कुछ टाइम ऐसे आपने सुना होगा, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो लोग क्यों बोलते हैं कि उनको भजन कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स अगर देखती है, पॉजिटिव चीजें देखती हैं तो बेबी में इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम सत्तू अच्छा चीज देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा आहार विहार करेंगे, तो अगर बेबी जो होता है स्वस्थ होता है, मतलब उसमें भी वो माँ के गुण आते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे दो दो केस दे रहा हूँ मैं आपको। मान लो एक केस है, दूसरा केस है। एक केस में मान लो एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उससे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत फाइटिंग हो रहा है। और दूसरे केस में क्या है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। ठीक है, बच्चा बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहा है। अगर दोनों मान लो बच्चा डिलीवरी होगा, बताओ किसका मेंटल स्टेट अच्छा होगा। ऑब्वियस ही बात है, जो दूसरा फैमिली है उसमें जो बेबी बॉर्न होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसका सत्व बहुत अच्छा होगा, उसका इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, उसका प्रकृति अच्छा होगा एज कम्पेयर टू दूसरे प्रकृति। ठीक है, उनका प्रकृति में भी मैं बात कर रहा हूँ मानव प्रकृति, जिसे पढ़ोगे आगे उनका साइकोलॉजिकल माइंडसेट इन सबका दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे। बस इसे बोल रहा हूँ कि माँ बाप के ऊपर, मतलब माता पिता के ऊपर आपका क्या डिपेंड करता है, प्रकृति डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करें प्रकृति में, पहले टाइप है एकज प्रकृति। क्या है, एकज प्रकृति। दूसरा क्या है आपका, द्वंद्वज प्रकृति। द्वंद्वज द्वंद्वज प्रकृति, यह है द्वंद्वज प्रकृति। और आपका तीसरा क्या है, त्रिदोष। त्रिदोष प्रकृति, और यू कैन से दैट त्रिदोष प्रकृति, और यू कैन से दैट what you can say, त्रिदोष प्रकृति, और यू कैन से दैट सम प्रकृति। सम प्रकृति। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड एकज प्रकृति कितने होते हैं आपके, एकज प्रकृति, एकज प्रकृति आपके 3 होते हैं, द्वंद्वज प्रकृति भी 3 होता है, सम प्रकृति 1 होता है, तो कुल मिला के आपके 7 प्रकृति होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब एकज प्रकृति मतलब वातज पित्तज कफज, दोनों में बात पित्तज कफज कफज वातज। ठीक है, अभी 3 प्रकार की ये प्रकृति होती है, द्वंद्व प्रकृति और एक सम प्रकृति, बात पित्त कफ, त्रिदोष प्रकृति। और सबसे श्रेष्ठ होता है सम प्रकृति। ठीक है, रुको, पहले हम बात करते हैं एकज प्रकृति की। ठीक है, ये दोनों नोट कर लिया होगा, तो हम बात करते हैं एकज प्रकृति। तो एकज प्रकृति में आपके कौन कौन सा आएंगे, एकज प्रकृति। एकज प्रकृति अभी बताया कितने होते हैं आपके पास, 3 होता है, होते हैं 3 होते हैं एकज प्रकृति। इसमें आएगा वातज, वातज प्रकृति, दूसरा है आपका पित्तज प्रकृति, पित्तज पित्तज प्रकृति, एंड कफज प्रकृति। और इनमें से इनमें भी होता है, कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा उत्तम नहीं है, वो देखते हैं। बोलते हैं कफज प्रकृति इन दोनों कंपैरिजन में ये थोड़ा लो होता है, और कफज प्रकृति थोड़ा अच्छा होता है, श्रेष्ठ माना जाता है कफज प्रकृति को एकज में भी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा है ना द्वंद्वज प्रकृति, जो द्वंद्वज प्रकृति, जो द्वंद्वज प्रकृति है, द्वंद्व प्रकृति भी 3 होता है। इसमें ये सबसे इसे बोलते हैं निंदनीय प्रकृति। जितनी आपकी द्वंद्व प्रकृति है वो सबसे निंदनीय प्रकृति है, बहुत बेकार प्रकृति है। ठीक है, वो निंदनीय होता है, बहुत निंदनीय होता है, मतलब निंदनीय प्रकृति। क्या इसे हम बोलते हैं हीन प्रकृति, बोलते हैं आप इसे हीन प्रकृति, बहुत बेकार होता है ये प्रकृति। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा प्रकृति वो है सम प्रकृति, या इसे हम बोलते हैं त्रिदोषज प्रकृति। ठीक है, त्रिदोषज या त्रिदोष प्रकृति, या जैसे हम बोलेंगे सम प्रकृति। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सम प्रकृति। सम प्रकृति क्या होता है, बहुत उत्तम होता है, ये होता है बहुत उत्तम हुआ, उत्तम या श्रेष्ठ बोल सकते हो, बहुत श्रेष्ठ होता है प्रकृति। ठीक है,
तो बेसिक, और ये चेंज नहीं होता है, मैंने कहा इससे प्रकृति होता है, और ये प्रकृति का अकॉर्डिंग अग्नि होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, अग्नि होता है। और प्रकृति में मानस प्रकृति बहुत सही होती है, मानस प्रकृति, वो भी हम डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले, जैसे ये वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, मेन वीडियो और हर एक सब्जेक्ट पे डालूंगा। ये बस मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये पार्ट 2 वीडियो है। अब इसमें हम देखेंगे रस। अब रस क्या होता है, आयुर्वेद में कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रस। रस रस का कंसेप्ट आता है, और जो रस होता है उसको हम लिंक करेंगे किसके साथ, वो हम लिंक करेंगे दोष के साथ, त्रिदोष के साथ, ठीक है। मतलब कौन से रस खाने से कौन सा दोष बढ़ेगा, कौन सा दोष का शमन होगा। मान लो पेशेंट में पित्त की वृद्धि होगी, कौन सा रस उसे शमन करेगा। मान लो किसी पेशेंट में वात की वृद्धि हो गई है, वात का शमन हो गया, तो वात की वृद्धि कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा गोल क्या है, जो भी, क्योंकि एक आयुर्वेद का एक उद्देश्य है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो है धातु साम्यता। अगर कोई व्यक्ति डिजीज है, मतलब उसमें धातु जो है वो स्टेबल नहीं है, जो टिश्यू है वो स्टेबल नहीं है, एक पेशेंट तभी हेल्दी कहलाएगा तो उसका अगर धातु स्टेबल है तो वो हेल्दी है। तो स्टेबल मतलब साम्य अवस्था में, क्योंकि अगर मान लो उसका धातु कुछ भी साम्य अवस्था में नहीं है, दूषित हो गया, ठीक है, तो उसे रोग होगा। तो इसीलिए जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली धातु साम्यता करते हैं, धातु साम्यता, अग्नि की साम्यता, क्योंकि धातु और अग्नि इन दोनों से ही चिकित्सा की जाती है आयुर्वेदा में। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि की चिकित्सा और एक धातु की चिकित्सा। मेन हमें दोनों की चिकित्सा करनी है, धातु को साम्यता लाना है, अग्नि की वृद्धि या क्षय हो उसको साम्यता लाना है। तो धातु साम्यता और अग्नि साम्यता ये आयुर्वेदा के मुख्य पॉइंट है, जिसे दिमाग में ध्यान रख के हमें ट्रीटमेंट करना होता है पेशेंट का, ठीक है। तो ये प्रकृति समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो तब तक। अब बात करते हैं हम रस, कॉन्सेप्ट ऑफ रस। आयुर्वेद में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रस, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ रस। रस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं या मॉडर्न का अनुसार टेस्ट। क्या है टेस्ट? मॉडर्न में कौन कौन सा टेस्ट होता है आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता है हमारा जो ये होता है टंग होता है, टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और पैपिले पढ़ा होगा, पैपिले में कुछ पैपिले में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में जब अपनी प्रिपरेशन करते हो। तो टंग में बहुत सारे पैपिले होते हैं, उनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो पहले टाइम पे ऐसे बोलते थे कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट बर्ड होता है, एक डिफरेंट लोकेशन होता है टंग में, और उस पर्टिकुलर लोकेशन टंग में वो टेस्ट आता था। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में पता लगा टंग में मिक्स टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टंग में ये टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट में आपने सुना होगा, हमने मॉडर्न में सुना है स्वीट टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, और सार टेस्ट होता है, और एक नया टेस्ट आया है उसे बोलते हैं उमामी टेस्ट। ये 5 टेस्ट होते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या मानती है, जितने भी फूड सब्सटेंसेस है, जितने भी भोज्य चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, तो आयुर्वेदा के जो आचार्य थे वो मानते थे 6 रस होते हैं। बहुत सारे आचार्य डिफरेंट रस कहते थे, लेकिन मुख्यतः हर एक आचार्य ने क्या कहा है, 6 रस कहा है, 6 टेस्ट, ठीक है, 6 टेस्ट दिया है। उसे आयुर्वेदा में षड्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? षड्रस कहते हैं। क्या आता है? जो रस है इसमें जो कंसेप्ट आता है उसे हम बोलते हैं 6 टेस्ट, ठीक है, 6 टेस्ट होते हैं। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? षड्रस। षड्रस मतलब 6 रस। अब वो 6 रस कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। 6 रस, और जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बैलेंस डाइट पढ़ा होगा, उसमें कार्ब्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो पूरा हम खाना चाहिए बैलेंस डाइट में खाना चाहिए, ठीक है, तभी हम हेल्दी बॉडी करेंगे। तो वैसे ही सेम आचार्य ने बोला है कि हर एक खाने में आपके 6 टेस्ट होना चाहिए। और कौन कौन से टेस्ट है मैं अभी बताता हूँ नाम, और वो नाम ध्यान रखना है, बेसिक है ये। फिर मैं इसी को ही दोष से त्रिदोष से रिलेट करूंगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, जो शरीर को धारण करे वो धातु था, त्रिदोष भी धातु होता है, लेकिन मान लो साम्य अवस्था में है तो ही होगा। अगर मान लो बिगड़ गया, ठीक है, अनबैलेंस स्टेट में आ गया, बिगड़ गया मतलब अनबैलेंस स्टेट में आ गया,
तो शरीर में कोई ना कोई दोष या व्याधि उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमें त्रिदोष को संभालना है। त्रिदोष में अगर दूषित हो गया तो व्याधि आ जाएगी। इसीलिए अब वो जो व्याधि आएगा तो कौन सा रस हम देंगे उस दोष को शांत शमन करने के, जिसकी वजह से हम ठीक हो जाएंगे। तो वो रस के नाम क्या है मैं बताता हूँ। तो पहला रस क्या है? मधुर रस। पहला क्या है? जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा वैसे ही सीक्वेंस में आपको याद करना है। पहला क्या है आपका? मधुर रस है। मधुर रस, मधुर रस को क्या बोल सकते हैं? स्वीट टेस्ट। क्या बोल सकते हैं? स्वीट टेस्ट। क्या है? स्वीट टेस्ट है। दूसरा क्या है आपका? मधुर। मधुर के बाद कौन सा टेस्ट आएगा? मधुर अम्ल। आगे क्या? अम्ल। मधुर अम्ल रस, मधुर रस। दूसरा अम्ल रस। फिर आपका क्या है? तीसरा मधुर अम्ल। फिर आपका लवण। क्या आएगा? लवण, लवण रस। और क्या है? कटु रस, कटु रस। फिर क्या है? तिक्त रस, तिक्त रस। और आपका सिक्स क्या है आपका? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, कषाय रस है। कषाय रस। ये आपके 6 रस है, षड्रस बोलते हैं। क्या है? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, अब इनको क्या कैसे बोलते हैं? आम्ल क्या होता है? सार टेस्ट। आम्ल का मतलब क्या होता है? सार टेस्ट। ठीक है, लवण क्या होता है आपका? सॉल्टी टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट। कटु क्या होता है आपका? कटु क्या होता है आपका? और तिक्त क्या होता है? दोनों में कंफ्यूजन है। लोग बोलते हैं कटु मतलब कड़वा होता है, नहीं। और तिक्त मतलब पंजन ऐसे लिखा होता है बुक में आपके। लेकिन कटु का मतलब कड़वा नहीं होता। कटु का मतलब बहुत तीखा, मतलब कुछ मिर्च टाइप, चिली टाइप। तो वो होता है ये जो चिली वाइट टेस्ट है ना, चिली टेस्ट जैसे हम बोलते हैं चिली वाइट टेस्ट होता है, वो होता है आपका चिली टेस्ट बोल सकते हैं इसको। या तो इसी को ही आप बोल सकते हो क्या? पंजन, पंजन टेस्ट। ठीक है, और तिक्त रस को बोल सकते हो क्या आपका? बिटर टेस्ट। तिक्त रस का होता है आपका बिटर टेस्ट, कड़वा तिक्त रस। और कषाय आपका थोड़ा सा कषाय नहीं होता है टेस्ट। ठीक है, समझ में आया? इसका छोड़ दो, लेकिन इतना समझ में आया। जैसे कि इसमें एग्जांपल कषाय रस का एग्जांपल, इन एग्जांपल में आपको एक एक करके दूंगा एग्जांपल। ठीक है, ये नोट डाउन करो तब तक। ठीक है, इसके बाद मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? चलो अब करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इनके एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे कि आपको मैंने बताया था मधुर। तो आप क्या सोच सकते हो मधुर क्या होगा? मधुर में क्या हो सकता है? जैसे कि मधुर रस में क्या हो सकता है? आपके हनी हो गया। और क्या हो सकता है? तो मधुर रस में जो अगर चीनी हो गया, गुड़ हो गया, तो ये आपके क्या है? मधुर रस के उदाहरण है। और देखिए आप बोलूँगा कषाय। कषाय में क्या आएगा? कषाय में आपका जैसे कि आपके जामुन, जामुन आपने खाया होगा, तो जामुन हो सकता है। और मैं क्या कह सकता हूँ? आपका मधुर अम्ल क्या होगा? खट्टा, जैसे कि नींबू हो गया, आपका आंवला हो गया, जैसे आपका वो होते हैं अम्ल होते हैं। लवण सॉल्टी, ठीक है, कोई भी सॉल्टी चीज़ें। समझ में आया? सेंधा नमक, कोई नमक ले लो। मैं आपको नमक के बारे में बताऊंगा आगे, हमने चरक में है नमक के बारे में, नमक मूत्र हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना बस समझ लो रस। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मधु का उदाहरण हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, मैंने कषाय बताया जामुन। मधुर अम्ल लवण। अब कटु, कटु वाला मिर्च, कोई मिर्च वाला चीज़ें खा लो। तिक्त आपका करेला हो गया, बहुत आसान है। और कषाय में बता जाए उदाहरण। तो अब हम देखेंगे, अभी जो रस को हम बताएंगे उससे त्रिदोष से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन, डालो हेडिंग रिलेशन
बिटवीन रस एंड दोष, इनके बीच में क्या संबंध है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रस और दोष के बीच में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पढ़ा होगा वात पित्त कफ 3 होते हैं और रस कितने होते हैं, 6 होते हैं, षड्रस, ठीक है, अतिदोष। देखो सबसे पहला क्या है मैं बताऊंगा, हम देखेंगे क्योंकि बीमारी कब होगी, या बात की वृद्धि हो जाएगी या क्षय हो जाएगा, क्षय हो या वृद्धि हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तो मान लो अब मैं बात ले रहा हूँ बात, अब इस बात की अगर शरीर में वृद्धि हो गया या बात का क्षय हो गया, तो दोनों ही अवस्था में, ये वृद्धि की अवस्था है या क्षय अवस्था है बॉडी में, मान लो दोनों ही अवस्था में क्या हो सकता है, हमें व्याधि हो जाएगा, व्याधि या हमें बोल सकते हैं यहाँ पे रोग हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही केस में रोग हो जाएगा या व्याधि हो जाएगा। कब, जब वृद्धि हो या क्षय हो। अब इन दोनों की जब व्याधि है तो हमें उस समय कौन सा रस का सेवन करना चाहिए, जिसके बाद का वृद्धि है तो क्षय हो जाए, क्षय हो तो वृद्धि हो जाए, ठीक है, नॉर्मलाइज करना है चीजों को, है ना। तो इसी चीज को हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे हम लेते हैं, सबसे पहला मैं आपके 6 रस के नाम लिख लेता हूँ, तो आप देख लीजिए। चलो पहला है आपका कौन सा, मधुर रस, क्या है, मधुर, मधुर। दूसरा क्या है आपका, अम्ल। तीसरा क्या है आपका, लवण है, मधुर अम्ल लवण। चौथा क्या है, कटु, तिक्त। और 6 क्या है आपका, कषाय, ठीक है। ये आपके 6 रस हो गया, तो इसे अगर नोट डाउन करो, ठीक है। सो नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं देखता हूँ कि जो मधुर है और जो अम्ल वो है, अब इनको कैसे करते हैं। मान लो हम पहला केस लेते हैं, ये मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखोगे आप। तो ट्रिक ये है कि जो मधुर अम्ल लवण, अगर हम इन 3 रस का सेवन करेंगे, मधुर अम्ल लवण, अगर हम इन तीनों रस का सेवन करेंगे तो क्या होगा, बात का वृद्धि होगा या क्षय होगा, क्या होगा बताओ। अगर हम ये तीनों लेते हैं तो इससे बात का क्या होगा, क्षय होगा। क्षय को मैं ऐसे कर रहा हूँ, और कम हमें ध्यान रखना, बात और कब दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है, या इनवर्स होते हैं। क्या मैं बताऊँ आपके शॉर्ट के लिए कि जो आपका जो बात है, बात इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कब। ये रूल याद रखो, आयुर्वेदा में ये रूल याद रखो, जो बात होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कब होता है, मतलब बात बढ़ेगा कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा बात कम होगा। तो ऐसे याद कर लो, इनवर्स होता है हमेशा। तो मधुर अम्ल लवण खाओगे तो बात क्या बढ़ गया होगा, तो बात का शमन हो जाएगा और कफ बढ़ जाएगा, ठीक है, कफ की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और जो कटु तिक्त कषाय, ये 3 रस है, अगर हम इन 3 रस का सेवन करेंगे, ये 3 रस का सेवन कब करेंगे, जो पहले 3 है मधुर अम्ल लवण, ये 3 रस हम तभी सेवन करेंगे या वो पेशेंट से वो लेंगे इसको जिनका बात की वृद्धि हो गया हो। मान लो मेरे शरीर में बात की वृद्धि हो गया, तो मैं ये 3 रस लूंगा, मधुर अम्ल लवण, ये 3 रस लूंगा, जिससे मेरा बात का क्षय हो जाए और कब बढ़ जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और लेकिन मान लो एक पेशेंट आया, उसका बात क्या हुआ है, कम है, पहले से क्षय हो रखा है, बात क्षय है, तो उसको कोई व्याधि होगी, तो हमें ऐसे रस का, हमें ऐसे डाइट का सेवन करना होगा जिसमें ये 3 रस हो या 3 रस प्रधान हो, जिसकी वजह से बात का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, कफ का शमन हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर लो, बात का वृद्धि हो जाएगा और कफ का शमन हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब आता है हमारा, हम देखेंगे मधुर को छोड़ देंगे, मधुर को छोड़ दिया, ये हम पहला देख लिया, ये दूसरा देख लिया। अब मान लो ऐसे पेशेंट आए जिसकी पित्त की वृद्धि हो गई है, ठीक है, ऐसे पेशेंट आए पित्त का क्षय हो गया हो, लेकिन मान लो कोई पित्त का क्षय है,
क्षय वाला पेशेंट आया तो पित्त की वृद्धि कौन से रस से होगा, मैं बताता हूँ। तो मधु छोड़ के अम्ल लवण, अम्ल लवण कटु, क्या अम्ल लवण कटु, क्या बोला मैंने बोला आपका अम्ल लवण प्लस कटु। अगर हम ये 3 रस लेते हैं, ये 3 रस लेते हैं अम्ल लवण और कटु, तो उस केस में क्या होगा, पित्त का शमन होगा। नहीं, पित्त शमन नहीं होगा, क्योंकि अम्ल लवण ये लेंगे, पित्त का शमन वाले पेशेंट का पित्त की वृद्धि हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, पित्त का वृद्धि, पित्त की वृद्धि होगी। उन पेशेंट्स को देंगे इनका पित्त ऑलरेडी कम है, हाँ अम्ल लवण कटु, उन पेशेंट देंगे इनका पित्त का शमन है, तो इसकी पित्त से वृद्धि हो जाएगी। अब क्या बचा, वो पित्त का वृद्धि हो गया, अब शमन करना है। तो कौन सा रस रहेगा शमन, वो हो जाएगा आपका मधुर तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय। ठीक है, क्या बचा, मधुर तिक्त कषाय, आपका मधुर तिक्त कषाय। ये तीनों रस है, ये तीनों रस वो पेशेंट सेवन करेंगे जिनका पित्त का वृद्धि है, तो पित्त का क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। इन सभी कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगा, पित्त का शमन हो जाएगा, पित्त का शमन। पित्त का शमन मतलब पित्त शांत हो जाएगा, अग्नि शांत हो जाएगा, अभी वो जो दोष था उसका शमन हो जाएगा। ठीक है, शमन का मतलब समझ रहे, क्योर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कर दे नोट डाउन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एक और चीज है, ये तो मैंने बताया मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये सीक्वेंस में याद करना है आपको से। ठीक है, कहीं नहीं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है सीक्वेंस में, वो डिपेंड आ जाएगा अकॉर्डिंग है, लेकिन ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, और चरक के अनुसार क्या है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, ऐसा दे रखा है। और इसमें से अगर मान लिया आप बोलो प्रधान रस कौन सा है, टॉपिक है पहला प्रधान रस। मैं बात करूं प्रधान रस, इसमें से प्रधान रस कौन सा है, प्रधान रस कौन सा है, इसमें प्रधान रस है आपका मधुर, क्या है आपका मधुर रस है, मधुर, क्या आपका जो मधुर रस है वो आपका प्रधान रस है। ध्यान रखना, आपसे बात कफ में प्रधान कौन सा है, दोष है, वात है, ये बात ध्यान रखना, बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में। और रस में प्रधान कौन सा है, मधुर है, समझ में आया। और सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ये रिलेशन हो गया, रस हो गया। अब हमारा टॉपिक आएगा आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को लेके बताऊंगा आपका रस हो गया, आपका रस अंदोष हो गया, इधर हो गया। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपको क्या पाना रह गया है। ठीक है, ये नोट डाउन करो, ये बेसिक चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, याद आया टॉपिक क्या बनाना आपको, मैं मजाक कर रहा था, तो टॉपिक ये है धातु साम्यता और अग्नि साम्यता पढ़ाऊंगा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग गाइस, टॉपिक भूल गया था मैं बीच में, लेकिन याद आया टॉपिक बनाया गया है, वो है धातु साम्यता, तो नोट डाउन कर लो ये। हाँ चलो, मेरी एक्टिंग बोली थी वो 50 रुपए काटे नोवा एक्टिंग के। ठीक है, तो हम देखेंगे धातु साम्यता। धातु साम्यता, लेकिन जैसे मैंने कहा था धातु आपका क्रम से बनता है, रस से रक्त बनेगा, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो इस सीक्वेंस से बनता है। लेकिन धातु साम्यता मतलब सारे बॉडी में धातु क्या है, अपने साम्यता अपने सेट में है। ठीक है, जैसे धातु अपने नॉर्मल सेट में है, नॉर्मल सेट मतलब उसका अमाउंट, उसका नंबर ठीक है, जितना होना चाहिए शरीर में उतना है।
तो उसे बोलते हैं साम्यता। अगर मान लो की कमी हो गई, जैसे हम बोलते हैं मॉडर्न बोलते हैं एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, तो धातु साम्यता इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा में। ये बहुत आयुर्वेदा के लिए एज आयुर्वेदा फिजिशियंस, एज आयुर्वेदा फ्यूचर फिजिशियंस है हम, तो आयुर्वेदा फिजिशियंस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट दिमाग में ध्यान रखना है। किसके लिए? ट्रीटमेंट, किसी भी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु साम्यता और अग्नि साम्यता, क्योंकि काय चिकित्सा जो ब्रांच है अष्टांग में, अष्टांग बताऊंगा अभी अष्टांग आयुर्वेद क्या है, आर्ट कौन कौन से आएंगे मैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में बना रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, कंजूस नहीं करना, ठीक है। अपना फीडबैक देते रहिए मेरे को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसी वीडियोस आते रहेंगे आपके पास, ठीक। तो ये हो गया धातु साम्यता हो गया, और एक है अग्नि साम्यता। अग्नि, अग्नि साम्यता, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों होना इंपॉर्टेंट है। अग्नि ही, क्योंकि अग्नि की चिकित्सा की जाती है, क्योंकि अग्नि ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जठरा अग्नि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अग्नि अगर ठीक नहीं है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो हर एक डिफरेंट टाइप के डिजीज हो सकते हैं। जैसे मान लो पेट ठीक नहीं है तो लोगों को स्किन प्रॉब्लम होता है, पेट खराब है तो लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। तो हर चीज़ पेट से ही शुरू होता है, हर बीमारी। जैसे मुझे एक्ने प्रॉब्लम है, मतलब मेरा पेट ठीक नहीं है, ठीक है, मेडिसिन लो, अग्नि को शांत करो, क्योंकि उष्णता शरीर में बढ़ जाता है। जिनको एक्ने पिंपल्स होते हैं उनकी शरीर में उष्णता बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाता है, पेट की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उनको शीत वीर्य, वीर्य क्या होता है मैं बताऊंगा। शीत चीज़ों का, शीतल चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब ऐसे मेडिसिन ले जो हमारे उष्णता को शांत करे, ठीक है, पित्त को थोड़ा शांत करे, ठीक है, और एक्ने पिंपल बंद हो जाए। तो ऐसे हम चिकित्सा करते हैं आयुर्वेदा में सोच समझ के। इसलिए अग्नि और धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धातु की वृद्धि है तो क्षय साम्यता बनाएंगे, क्षय है तो वृद्धि करके साम्यता लाएंगे। और आयुर्वेदा में एक और नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, वो है कौन सा नियम? सामान्य विशेष नियम। अब सामान्य विशेष नियम क्या है? सामान्य विशेष, सामान्य विशेष नियम, सामान्य विशेष नियम, सामान्य और विशेष एक नियम है, होता है, एक सिद्धांत होता है। क्या है सामान्य विशेष? इसका मतलब यह है, सामान्य मतलब जैसे कि ऐसे बोलता है कि तो मान लो आपके पास आयरन की कमी है तो हरी सब्जियां खाओ, उसमें आयरन होता है। मतलब वो जो भी आपकी कमी है वही चीज़ सेवन करने से उसकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आयरन की कमी है तो हरी सब्जी खाओ, उसमें आयरन होता है, तो आयरन से आयरन की वृद्धि हो गई, ठीक है। जैसे कि रक्त की कमी है तो आपको रक्त चढ़ाया जाता है, तो रक्त की वृद्धि, रक्त धातु की वृद्धि हो जाती है। तो जो भी कम है उसी चीज़ का सेवन करने से सामान्य समय मतलब लाइक वाले सेम चीज़ खाओगे तो उसकी उस चीज़ की वृद्धि होगी। जैसे कि मांस अगर हुआ है, मांस की वृद्धि नहीं हो रही, मांस है शरीर में, तो आप नॉनवेज खाओगे, मांस की वृद्धि होगा उससे, ठीक है, जिसकी वजह से मांस की वृद्धि हो जाएगी। मतलब मांस खाने से मांस की वृद्धि होगी, वैसा बोले तो। सामान्य का क्या मतलब है? सामान्य का ये मतलब है, सामान्य मतलब सेम चीज लेने से, सेम चीजें लेने से जो कम है उसकी वृद्धि हो जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सामान्य से क्या होगा? वृद्धि होता है। सामान्य से क्या होता है? वृद्धि होगा, ठीक है, सामान्य से वृद्धि होगा। फॉर लेट्स से एग्जांपल के तौर पर मान लो एक पर्सन है, पर्सन वन है, इसमें मान लो आपके खून की कमी है, मतलब आपके ब्लड डेफिशिएंसी है, ठीक है, यार बोलो बहुत सारा ब्लड, जिसके ब्लड डेफिशिएंसी बहुत कारण होता है, ठीक है, मतलब उसे टाइप 4 है, ठीक है, वो एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहुत कमी होगी,
तो इसको हम कहते हैं ब्लड, क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। या कभी बोल देते हैं ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, आका या आपका बीटरूट लो, बीटरूट लो ऐसे बोलते हैं, बीटरूट सब्जी जो है वेजिटेबल, बीटरूट का डाइट में ऐड करो, आपकी खून बढ़ जाएगा। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो मतलब रक्त से ही रक्त की वृद्धि हो रही है, सेम चीज से रक्त की वृद्धि हो रही है, ठीक है, मतलब रक्त से ही, मैं बोलता हूँ रक्त से ही रक्त की वृद्धि हो रही है, रक्त की वृद्धि हो रही है। तो इसलिए आपका सामान्य कॉन्सेप्ट। विशेष क्या होता है, विशेष, विशेष क्या होता है, विशेष में क्षय होता है। मान लो किसी चीज की वृद्धि हो गई तो हम उसके ऑपोजिट आहार विहार लेंगे जिससे उसकी क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगा। जैसे कि मान लो विशेष मतलब एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर की क्या हुआ, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, तो इसमें ऑपोजिट सब्सटेंस लेंगे, ऑपोजिट फूड लेंगे, अपोजिट कुछ भी लेंगे, अपोजिट फूड, अपोजिट सब्सटेंस लेंगे, कोई सब्सटेंस लेंगे जिसकी वजह से उसका क्या हो जाए, वृद्धि से क्षय हो जाए, वृद्धि से क्षय हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष, तो विशेष से क्या होता है, वृद्धि है तो क्षय हो जाएगा, अगर क्षय है उसको अपोजिट आहार लेंगे उसकी वृद्धि हो जाएगा। तो अपोजिट आहार विहार लेने से अगर किसी की वृद्धि हो रहा है, मतलब हमने ये आहार लिया उसके बाद की वृद्धि थी ऑलरेडी, वो आहार लिया, अपोजिट आहार लेने से बात का शमन हो गया, तो वो हो जाएगा विशेष। तो विशेष से हमेशा क्या होता है, क्षय होता है, या साम्यावस्था में आता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों की वजह से हमें धातु, सामान्य और विशेष से हम धातु की साम्यता करेंगे, ठीक है। इसी दोनों से धातु की क्या होगी, साम्यता होगी, धातु साम्यता, इन दोनों से ही धातु साम्यता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट धातु साम्यता किसों की, सामान्य और विशेष, ये दोनों से। मैं विशेष का एग्जांपल देता हूँ, विशेष का मैं एग्जांपल देता हूँ तो नोट डाउन कर लो। तो विशेष का एग्जांपल क्या हो जाएगा, विशेष, तो विशेष का एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दिया था विशेष का, उदाहरण एग्जांपल दूँ, जैसे कि मान लो एक पर्सन है, इसकी मान लो वात की वृद्धि हो गई है, क्या हो गया, वात की वृद्धि हो गया, तो आप क्या दो, इसे ऐसे 8 दोगे वात की और वृद्धि हो जाए, नहीं, तो सामान्य होगा, वो तो और वृद्धि हो जाएगा। तो हम ऐसे आहार देंगे इस पर्सन को जिससे वात का शमन हो जाए। तो कौन से आहार देने से वात का शमन होगा, और कौन सा, उस आहार में कौन सा रस होना चाहिए, बताओ बताओ, अभी बता दो मैं कमेंट में, किससे वात का शमन होता है, कौन सा रस से, जल्दी बताओ। हाँ, किससे, मधुर अम्ल लवण, क्या बोला है, वात का वृद्धि है, तो हमें ऐसा कौन सा आहार लेना होगा जिससे वात का शमन हो जाए। तो वो होगा आपका कौन सा रस, या आहार में कौन सा रस होना चाहिए, आहार में कौन सा रस होना चाहिए, तो होगा मधुर अम्ल और लवण। आप सीख रहे हो, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वात का शमन हो जाएगा। मतलब अपोजिट या उसके विपरीत आहार लिया, विहार क्या होता है, एक्टिविटीज, हम ऐसे एक्टिविटी करेंगे जिससे वात की वृद्धि ना हो, शमन हो जाए, ठीक है, वो बताऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे ऑडिटर में। इतना समझना, सामान्य विशेष ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, रस का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, रस से दोष का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, तो ये कौन सा रस कौन सा दोष वृद्धि क्षय कर रहा था मैंने उसे बता दिया, कैसे पेशेंट को देना चाहिए वो मैंने बता दिया, ठीक है। इतना पढ़ लिया आपने, प्रकृति पढ़ लिया आपने, 7 प्रकृति उदय में बता दिया, प्रकृति बता दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होगा आपका, हमारा विषय हो गया। हाँ, अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बताओ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है आपको, कमेंट में बताओ, ठीक है। तो फिर मैं ये टॉपिक का नाम लिखता हूँ, वो नोट डाउन करो।